मेरी एक बड़ी बहन है सदिया, इसकी शादी कराची में हुई थी। मैं 9 क्लास में पढ़ती थी पर कद काठ किसी 18 साल की लड़की जितना था। कुदरत ने हसन दिल खोल कर दिया था। मुझे अबू जतनी के नाम से पुकारते थे। मेरे हमसाए में अबू के दोस्त रियाज रहते थे, जिनके पास मैं ट्यूशन पढ़ती थी। वो अकेले रहते थे, इनकी बीवी फौत हो चुकी थी। वो एक गवर्नमेंट टीचर थे। वो 1 जून की सख्त दोपहर थी। वैसे मैं शाम को जाती थी पढ़ने, पर पेपर सर पर थे और मुझे तैयारी करनी थी, तो मैं स्कूल से आकर खाना खाकर चल पड़ी ट्यूशन पढ़ने। रियाज साहब के घर की बैल बिजाई, काफी देर तक कोई नहीं निकला। मैं वापस जाने के लिए मुड़ ही रही थी तो दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई। सर रियाज ने दरवाज़ा खोला। सर की आंखें सुर्ख हो रही थीं। सर शायद नींद से उठकर आए थे। मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने सर को नींद से उठा दिया। मैंने कहा, सर आप आराम करें, मैं शाम को आ जाऊंगी। सर बोले, नहीं कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। मैं अंदर आ गई। सर मुंह हाथ धोने वॉशरूम में चले गए। मैं अंदर आकर बैठ गई और किताबें खोल ली। थोड़ी देर बाद सर भी आकर बैठ गए। सर की उम्र तकरीबन 45 साल के लगभग थी। सर का रंग काला था और सर का रोब ऐसा था कि महल्ले के छोटे बड़े सब सर से डरते थे। सर जब डांटती थे मैं खुद डर जाती थी, हालांकि आज तक सर ने मारा नहीं था। मैंने सर उठाकर देखा तो सर ऊँघ रहे थे। मैंने दिल में सोचा, सर मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सर को जग्गा सिक्कों में फिर से किताबों में मगन हो गई थी। एक सवाल समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा सर से पूछती हूँ, पर सर नींद में थे। तो मैं वहां से जल्दी घर आ गई और अपने कमरे में चली गई और जाकर लेट गई। मेरी आंख लग गई। शाम को अब्बू की बाइक की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खिल गई। जब से होश संभाला था, मेरी आदत थी कि जैसे अब्बू घर आते मैं सबसे पहले इनको मलती थी और उनसे सामान पकड़ कर रखती थी। वो रोज मेरे लिए बाजार से कुछ खाने के लिए लाते थे। इस दिन मुझे सामने ना पाकर परेशान हो गए थे। अम्मा से पूछा, फौजिया पत्तर कहाँ है? अम्मा ने कहा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अबू ने जल्दी से सामान जमीन पर रखा और मेरे कमरे की तरफ चल दिए। कमरे में अबू दाखिल हुए और कहा, क्या हुआ है मेरी जतनी को? अबू ने मेरे माथे को छू कर देखा। बे-इख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे रोता देखकर अबू परेशान हो गए और कहा, रोती क्यों है पगली? चल डॉक्टर को देखा आते हैं। अम्मा ने कहा, नहीं अब ठीक है, मैंने इसको गोलियां दे दी थीं, बुखार उतर गया है। इसने दरअसल इम्तिहानात की कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले ली है। अबू ने कहा, चलो ठीक है, तुम आराम करो। अबू के जाने के बाद पता नहीं कब आंख लगी गई। सुबह 9 बजे दोबारा आंख खिली तो अबू जा चुके थे। मैं उठी और फ्रेश होकर आई तो अम्मा ने नाश्ता लगा दिया था। हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया, पर हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। मैंने खामोशी से नाश्ता किया, वरना मैं पूरे घर में सबसे ज्यादा हंस मुख मशहूर थी। अम्मा ने कहा, मैं जरा बाजार तक जा रही हूँ, कुंडी लगा लेना। अगले दिन मैं स्कूल गई। मेरी स्कूल में एक ही दोस्त थी जिसका नाम मारिया था। स्कूल में इसकी रिपोर्टेशन कुछ अच्छी नहीं थी। इसके बारे में बहुत से किस्से मशहूर थे। इसका काफी लड़कों के साथ नाम जोड़ा जाता था, पर मैंने कभी इससे इस बारे में बात नहीं की थी। मैं जैसे स्कूल में दाखिल हुई तो सामने से मारिया को आते देखा। मारिया ने कहा, कहाँ गुम हो हफ्ते से? मैंने कहा, यार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मारिया बोली, यार आज खुदा से कुछ और मांगती तो वो भी मिल जाता। शुक्र है तुम आज आ गई, मुझे तुमसे एक काम है। मैंने पूछा, क्या काम है? मारिया बोली, यार स्कूल से वापसी पर मैंने काम से जाना है। अगर मेरी अम्मा का फोन आए तो तुम कहना मारिया मेरे साथ है। मैंने कहाँ जाना है जो अम्मा से छुपा रही हो? मारिया बोली, पागल डेट पर जाना है। अब क्या अम्मा को बता कर जाऊं? मैं बोली, यार तुम कब सुधरोगी? मारिया ने मुझे जेब डालकर आंख मार कर कहा, यार जिंदगी का मजा जितना ले सकती हो लूट लो, कल होना हो। मैंने हामी भर ली। हम दोनों हंसते हुए क्लास में दाखिल हो गए। आधी छठी हुई तो हम दोनों जाकर ला में बैठ गए। वो हमारी पसंदीदा जगह थी। वहां दरख्त लगे हुए थे जिनकी ठंडी हुआ हम दोनों को बहुत पसंद थी। मुझे कुछ नोटिस उतारने थे क्योंकि मैं एक हफ्ते से स्कूल नहीं आई थी, तो काफी काम जमा हो गया था। अगले हफ्ते पेपर थे। ला में बैठकर मैंने मारिया को कहा, जाओ कुछ खाने को ले आओ। मारिया जाने लगी तो मैंने कहा, अपना मोबाइल देना, मुझे नोटिस उतारने हैं। क्योंकि हमारी टीचर्स ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसमें सारे नोटिस मिल जाते थे। मैं अपना मोबाइल नहीं लाती थी स्कूल, क्योंकि मैडम मना करती थी मोबाइल लाने को। मुझे पता था मारिया स्कूल में मोबाइल लाती थी चोरी छुपे।
मारिया थोड़ा हिचकिचा, फिर मोबाइल का पासवर्ड खोलकर व्हाट्सएप चलाकर मुझे दे दिया, खुद कैंटीन की तरफ चल दी। मैं मोबाइल में अभी नोटिस पढ़ ही रही थी तो एक मैसेज आ गया। मेरी आदत नहीं थी मारिया के मैसेज पढ़ने की, पर जैसे मेरा ध्यान मैसेज भेजने वाले के नाम पर पड़ा तो बेइख्तियार मैसेज खोल लिया। क्योंकि वो मैसेज मेरे नाम से आया था, मैंने जब मैसेज खोला तब पता चला मारिया ने मेरे नाम से किसी लड़के का नंबर सेव किया हुआ था, ताकि कभी इसकी कॉल आए तो इसकी अम्मा को शक न पड़ जाए। मैं बेख्याली में ऊपर स्क्रॉल किया तो तस्वीर देखकर मैं बुरी तरह चौंक गई। मारिया ने इस लड़के को अपनी कुछ तस्वीर भेजी थी। मैंने सामने से मारिया को आते देखा तो जल्दी से मोबाइल लॉक कर दिया। मारिया समोसे लेकर आई थी। मेरी उड़ी हुई रंगत देखकर उसको कुछ शक पड़ गया। इसने जैसे ही मोबाइल को ओपन किया तो सामने वही मैसेजेस खिल गए, क्योंकि मैंने घबराहट में व्हाट्सएप को बंद करना भूल गई थी। मैं सर झुकाकर बैठी थी, हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। काफी देर आखिरकार मारिया ने खामोशी का पर्दा चाक किया। मारिया बोली, तुमने मेरे मैसेजेस पढ़ लिए हैं, कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं, हम दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। मैं बोली, तुमने अपनी ऐसी तस्वीर क्यों उसको भेजी है? मारिया बोली, यार ये सब चलता है। मैं बोली, तुम शादी से पहले इस अनजान लड़के के साथ बात करना चाह रही हो? फिर मारिया बोली, तुम किसी लड़के से बात नहीं करती। फिर मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसते हुए कहा, चुल्लू क्लास का टाइम हो गया है। वो मेरे पीछे पड़ गई। मैंने कहा, अच्छा कल बताऊंगी। मैंने दिल में सोचा कल तक इसके जहन से बात निकल जाएगी। हम क्लास में चले गए। छठी के बाद मैं स्कूल से निकली तो मारिया मेरे पीछे चल पड़ी। मैंने कहा, तुम्हारा घर इस साइड तो नहीं है? तो कहने लगी, मैं कुछ दूर तुम्हारी साथ चिल्लूंगी। जब कुछ लड़कियों का रश कम हो जाएगा तो मैं अपने फ्रेंड की गाड़ी में बैठ जाऊंगी जो कुछ फासले पर खड़ी है। इसने हाथ के इशारे से मुझे ब्लैक कलर की गाड़ी दिखाई। मैं खामोशी से चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद जब काफी रश कम हो गया तो मारिया ने फोन पर अपने फ्रेंड को कहा, गाड़ी ले आओ। गाड़ी हमारे नजदीक आकर रुकी। मारिया दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। मारिया बोली, आओ तुमको घर छोड़ देते हैं। मैं बोली, नहीं, मैं चली जाऊंगी पैदल। मारिया बोली, अच्छा चुल्लू, जैसे तुम्हारी मर्जी। मारिया ने दरवाजा बंद कर दिया और गाड़ी चल पड़ी और मैं सोचों में गुम घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंची तो पता लगा गांव से मेरा कजिन अरशद आया हुआ था। अरशद मेरे चाचा का लड़का था, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। उसको देखकर मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मेरी इसके साथ बहुत जमती थी। मैंने इसको सलाम किया। अरशद बोला, लगता है आजकल बहुत जोर से पढ़ाई जारी है। मैं बोली, जी अरशद भाई, पेपर जो सर पर आ गए हैं। अरशद बोला, अच्छा जी, इसका मतलब है लूडो अब हम पेपर्स के बाद खेल सकेंगे। असल में हम दोनों की शर्तें लगा करती थीं। लूडो में कई बार हम लड़ पड़ते थे। मैं बोली, नहीं, ऐसी बातें नहीं है, हम लूडो आज ही खेलेंगे। अरशद बोला, इसका मतलब है तुमने तैयारी खूब कर ली है। हम दोनों की नोक झोंक देखकर अम्मा हंस पड़ी। अम्मा ने कहा, अरशद बेटे को खाना तो खाने दो, ना हाल ना हवाल। बस आते ही लूडो की पड़ गई। हम दोनों हंस पड़े। मैंने कमरे में आकर यूनिफॉर्म तब्दील किया और अपने मोबाइल को उठा लिया। अभी मोबाइल में मैसेजेस पढ़ ही रही थी कि मारिया की अम्मा की कॉल आ गई। मैंने उनको झूठ बोल दिया कि मारिया मेरे साथ है, हम पेपर्स की तैयारी कर रही है। जैसे ही इनका फोन बंद हुआ मैंने मारिया को मैसेज कर दिया कि तुम जितना जल्दी हो सके घर पहुंच जाओ। मुझे परेशानी रही कि दोबारा मारिया की अम्मा का फोन न आ जाए, पर ऐसा कुछ ना हुआ। सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल के लिए रवाना हो गई। स्कूल पहुंचकर मेरी इंटर मारिया को ढूंढ रही थी। क्लास में जैसे दाखिल हुई मारिया को सामने देखकर सुकून का सांस लिया। आधी छूटी जैसे हुई। हम दोनों अपनी पसंदीदा जगह की तरफ चल दिए। ला में बैठकर मेरा पहला सवाल ये था मारिया से, ये था, तुम्हारी अम्मा को शक तो नहीं पड़ा? मारिया बोली, नहीं, उनको जरा भी शक नहीं पड़ा। इसको छोड़ो, तुम बताओ अपनी स्टोरी, किससे बात करती हो? मैं बोली, छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं। हम काफी देर तक बातें करते रहे। इतने में बेल बज गई। मैंने मारिया को कहा, बातों में हमने कुछ खाया भी नहीं। हम क्लास में चली गई। छठी के बाद मैं घर पहुंची तो अम्मा को परेशानी में घर से निकलते देखा। मुझे देखकर बोली, शुक्र है तुम आ गई। जुबैदा के बेटे को चोट लग गई है, मैं इसके साथ जा रही हूं, तुम घर का ख्याल रखना। अरशद आए तो उसको खाना बनाकर दे देना। जुबैदा हमारे मोहल्ले में रहती थी। इसका एक ही बेटा था जो बहुत शरारती था। अभी स्कूल जाना शुरू किया था, 5 साल का था, पर शरारतों में पूरे मोहल्ले में मशहूर था।
अम्मा के जाने के बाद मैंने यूनिफॉर्म बदला और लेटकर मारिया की बातों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अभी 1-2 मिनट गुजरे थे कि दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ पड़ी। दरवाज़ा खोला तो सामने अरशद खड़ा था। मैं साइड पर हो गई। अरशद अंदर आ गया। अरशद और मैं बहुत बार अकेले घर पर रह चुके थे, इसलिए मैंने उसको अंदर आने दिया। अरशद ने अम्मा का पूछा। मैंने बताया कि अम्मा अस्पताल गई है। अरशद ने कहा, यार बहुत भूख लगी है, क्या बनाया है? मैंने कहा, बनाया तो कुछ नहीं है, चिप्स बना लेते हैं, तुम आलू छील दो। अरशद बोला, ठीक है, तुम आलू मुझे कमरे में ला दो। मैंने किचन से आलू लिए और धोने के बाद कमरे में गई तो अरशद बेड पर लेटा था। मैंने आलू उसको दिए, वो आलू काटने लग पड़ा। थोड़ी देर बाद बाहर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। मैं अरशद को कहा, दरवाज़ा जाके खोलो। वो दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाजे पर अम्मा ही थी। अम्मा अंदर आकर चारपाई पर बैठ गई। मैंने उनसे आंटी जुबैदा के बच्चे का पूछा। फिर अम्मा ने मुझसे पूछा, अरशद को कुछ खिलाया है? तो अरशद ने कहा, आंटी इसने मुझे आम खुला दिए थे। अम्मा ने कहा, चुल्लू अच्छा है। मैं अरशद की तरफ देख के थोड़ा मुस्कुराई और कमरे में चली गई। दूसरे दिन मैं स्कूल गई और जाकर मारिया से मिली। मारिया और मैं एक दूसरे से बहुत हद तक फरी हो चुकी थी। पेपर्स शुरू हो चुके थे। मेरा पहला पेपर इंग्लिश का था, जो मैंने हसब मामूल 2 घंटों में कर लिया था। मेरी इसकी बहुत अच्छी तैयारी थी। वैसे मेरा मामूल था, मैं पेपर हल करने के बाद भी क्लास में बैठी रहती थी। पर अगले दिन मेरा मैथ का पेपर था, तो मैंने सोचा जाकर उसकी तैयारी कर लेती हूँ। मैंने मिस को पेपर दिया और स्कूल से निकल आई। अभी 10 का टाइम हुआ था। मेरा पेपर वैसे 12 बजे ख़त्म होना था। मैं अपने घर की तरफ चल दी। जैसे ही गली में दाखिल हुई तो मैंने अम्मा को सर रियाज के घर में दाखिल होते देखा। मैं इसी समत वापस अपने घर की तरफ चल दी। अपने घर में दाखिल होते ही मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो अम्मा अंदर दाखिल हो गई। अम्मा ने पूछा, पेपर हो गया? आज जल्दी कैसे आ गई? मैंने कहा, अम्मा वो मैंने पेपर जल्दी ख़त्म किया था आज। फिर ऐसे ही बातें करते करते शाम हो गई। शाम को अब्बा जल्दी घर आ गए और अम्मा को बताया, अरशद की अम्मा को की तबीयत ठीक नहीं है, हमको जाना पड़ेगा। अरशद वाले टोबा टेक सिंह में रहते थे। अम्मा बोली, हम कैसे जा सकते हैं? सुबह फौजिया का पेपर है और उसको घर में अकेले भी नहीं छोड़ सकते। मैं बोली, अम्मा अब मेरी फिक्र ना करें, मैं मारिया को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर पेपर्स की तैयारी भी कर लेंगी। अम्मा बोली, मेरा दिल तो नहीं मान रहा, पर जाना भी जरूरी है, वरना खानदान वाले बातें बनाएंगे। मैं बोली, अम्मा अब मेरी फिक्र ना करें, आप आराम से जाए, मैं अभी मारिया को फ़ोन कर देती हूँ। मैं कमरे में चली आई। मैं थोड़ी देर में कमरे से बाहर निकल आई। अम्मा ने पूछा, क्या कहा मारिया ने? मैंने कहा, मारिया का भाई आ जाए, वो उसको छोड़ जाएगा, आप परेशान ना हो। अम्मा का दिल तो नहीं मान रहा था। उन्होंने बहरहाल तैयारी कर ली और साथ साथ मुझे नसीहतें और ताकत करती जा रही थी, जिनको मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालती जा रही थी। थोड़ी देर बाद अबू और अम्मा घर से बस स्टैंड की तरफ चल दिए और मैं तैयार होने लग पड़ी। मेरा इरादा आज सर रियाज से ट्यूशन पढ़ने का था। खूब तैयार होकर शाम 7 बजे का इंतजार करने लग पड़ी। एक तो मुझे ये कन्फर्म करना था कि अम्मा वाले कोच पर बैठ गए हैं। दूसरी वजह ये थी कि सर 6 बजे तक ट्यूशन पढ़ाते थे। थोड़ी देर के बाद अम्मा का फ़ोन आ गया। अम्मा का पहला सवाल मारिया के बारे में था। मैंने झूठ बोल दिया कि मारिया आ गई है, अब परेशान ना हो। फिर अम्मा ने बताया, हम कोच में बैठ गए हैं। अम्मा के फ़ोन बंद होने के बाद मैं शिद्दत से 7 बजने का इंतज़ार करने लग पड़ी। जैसे 7 बजे मैंने थोड़ा इंतज़ार किया कि बाहर थोड़ा अंधेरा हो जाए। जैसे रात की तारीकी बढ़ना शुरू हुई, मैं छत पर आ गई और इसी तरह छत फलांग कर सर के घर में दाखिल हो गई। सर के घर में चोरी छुपे दाखिल होकर मैं सर की बैठक में आ गई। वहां कोई नहीं था। मैंने समझ लिया सर बेडरूम में होंगे। मैंने बेडरूम के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो खिल गया। मैं आहिस्ता से बेडरूम में दाखिल हो गई। सर बेडरूम में नहीं थे, सर शायद वॉशरूम में थे, क्योंकि वॉशरूम में पानी चलने की आवाज़ें आ रही थीं। सर बोले, तू मेरे बेडरूम में कैसे दाखिल हुई? बाहर का गेट तो लॉक है। मैं बोली, बस आ गई। और फिर सर और मैं इधर उधर की बातें करने लगे। मेरा नाम सलमान है, मैं फैसलाबाद में रहता हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 26 साल है। मैं सुबह से रात तक एक ही जगह जॉब करता हूँ। दिन में 2 घंटे का गैप भी आता है, जो 2 से 4 होता है।
और इस दौरान सुबह का स्टाफ अपने घर चला जाता है और शाम का स्टाफ 4 के बाद आता है। मेरा घर काफ़ी दूर है इसलिए मैं घर नहीं जाता। एक दिन दोपहर के वक्त तकरीबन 2:30 का टाइम होगा, मैं अपने कोचिंग के ऑफिस में बैठा था कि एक लड़की अंदर आई। इसने चेहरे पर निकाब लगाया हुआ था और उसकी खाली आंखें नजर आ रही थीं और आंखों से ही अंदाजा हो रहा था कि वो बहुत खूबसूरत होगी। सलाम दुआ के बाद इसने कहा कि वो कंप्यूटर कोर्स करना चाहती है, लेकिन वो कोचिंग नहीं आ सकती है। इसे कोई ऐसा टीचर चाहिए जो घर पर आकर पढ़ा दिया करे। मैंने इसका नंबर लिया और कल टीचर भेजने का वादा कर लिया। इसके जाने के बाद सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही चला जाया करूं, कुछ इनकम भी हो जाएगी और दोपहर का फारिग टाइम भी कट जाया करेगा। अगले दिन मैंने इस नंबर पर कॉल की, अपना तारुफ करवाकर एड्रेस लिया और उनके घर चला गया, जो कि स्कूल से बहुत करीब था। मतलूबा फ्लैट पर जाकर बेल बजाई तो एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। मैंने अपना तारुफ कराया तो इसने मुझे अंदर बिलकर ड्राइंग रूम में बैठा और इंतज़ार करने का बोलकर अंदर चली गई। कुछ देर इंतज़ार के बाद एक गोरी चीटी लड़की अंदर आई और चौंक कर मुझे देखा। इसके चौंकने से और उसकी आंखों से मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये वही लड़की है जो कल आई थी मेरे पास। इसने मुझे सलाम किया और सामने सोफे पर बैठ गई और उसने आवाज़ दी, अस्मा। उसके आवाज़ देते ही वो लड़की आ गई जिसने दरवाज़ा खोला था। इसने अस्मा से चाय बनाने के लिए कहा। इसके जाने के बाद मुझसे पूछा कि क्या मैं खुद पढ़ूंगा इससे। मैंने इसे जवाब दिया कि अगर आप मुझसे नहीं पढ़ना चाहती तो मैं नहीं पढ़ूंगा, कैसी और को भेज दूंगा। इसने कहा काफ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कल जब आपसे बात हुई थी तो मैं समझी कि अब कैसी टीचर को भेज गए, लेकिन अब खुद ही आ गए तो बस यूं पूछा था। मैंने कहा कि दिन ने इस वक्त फ्री होता हूं, कल जब आपसे मुलाकात हुई थी तो वो मेरा ऑफ टाइम था, लेकिन घर काफ़ी दूर है इसलिए मैं वहीं टाइम गुजारता हूं, घर नहीं जाता। अगर आपको ये टाइम सूट करता है तो मैं खुद आ जा करूंगा, लेकिन आप किसी और वक्त पढ़ना चाहती हैं तो किसी और को भेज दूंगा मैं। इसने कहा कि नहीं, यही टाइम ठीक रहेगा। इसने फीस का पूछा। मैंने कहा कि आप कुछ दिन पढ़ के देख लें, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल समझ आ जाए तो फीस की बात भी हो जाएगी। इतनी देर में अस्मा चाय लेके आ गई। इसके चाय रखने के बाद मैंने पानी मांगा तो वो पानी लेने चली गई। इसके जाने के बाद मैंने इससे इसका नाम पूछा तो इसने अपना नाम अलीशुबा बताया। मैंने इससे पूछा कि आप घर पर ही क्यों पढ़ना चाहती है, अगर आप इंस्टीट्यूट आ जा करें तो आप कम फीस में पढ़ सकती है, क्योंकि कोई भी टीचर घर आकर पढ़ाने की ज़्यादा फीस लेगा। तो इसने कहा कि वो रोज़ रोज़ अकेली नहीं आ सकती है, क्योंकि इससे कोई लाने वाला नहीं होता है। मेरे शौहर सुबह ऑफिस चले जाते हैं और रात तक वापस आते हैं। मेरे शौहर का ट्रेन सफ़र अभी कराची से यहाँ हुआ है, यूं हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। मुझे यहाँ के रास्तों का भी ज़्यादा इल्म नहीं है, ना ही यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार है, न कोई मिलने वाला है। कभी अपने शौहर के साथ आते जाते आपके इंस्टीट्यूट पर नज़र पड़ जाती थी तो यूं वहाँ आ गई थी, लेकिन रोज़ रोज़ आना मुमकिन नहीं है। सारा सारा दिन घर में बोर होती हूँ। बस घर में अस्मा और मेरी सास होती हैं। अस्मा हमारी नौकरानी है, वो भी कराची से ही हमारे साथ आई है और मेरी सास भी साथ आ गई हैं कुछ दिन के लिए। यूं मैंने सोचा कि सारा सारा दिन बोर होने से बेहतर है कि कंप्यूटर ही सीख लूं ताकि कुछ टाइम पास हो सके। जब इसने अपने शौहर का बताया तो मुझे बहुत हैरत हुई थी, क्योंकि वो कैसी तरह भी शादीशुदा नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया और अपनी हैरत का इजहार नहीं किया। फिर कुछ अधर उधर की बातों के बाद मैंने कहा कि मैं हफ्ता में 5 दिन आ सकता हूँ, क्योंकि हफ्ते और इतवार को इंस्टीट्यूट की छुट्टी होती है, यूं मैं अधर नहीं आता। इस बात पर भी वो राजी हो गई। फिर मैंने इजाज़त ली और कल से पढ़ाने का कहकर वापस इंस्टीट्यूट आ गया, लेकिन काफ़ी देर तक मैं अलीशुबा के बारे में ही सोचता रहा। इसके जिस्म का तो कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ था, मगर शक्ल से वो बहुत मासूम थी। गोरी लाल टमाटर, बड़ी बड़ी आंखें और पलकें, वो सच में इतनी खूबसूरत थी कि ऐसे जो देखे देखता रह जाए। और मुझे एक बात और भी समझ नहीं आ रही थी कि वो घर में अकेली है, माहौल भी नया है, तो उसके शौहर ने इसे इजाज़त कैसे दी कि यूं घर में किसी को भी बुलाकर कंप्यूटर सीख ले। खैर, उन सब बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं, बस मुझे तो खुशी इस बात की थी कि मेरी इनकम में इजाफा हो रहा है, और वो भी इतनी खूबसूरत लड़की को प्रेने के लिए। इसे प्रेने के अगर पैसे ना भी मिलते तो मुझे वो भी मंजूर था।
अगले दिन जुम्मा था और फिर 2 दिन की छुट्टी थी तो मैं नहीं गया, सोचा पीर से ही जाऊँगा। तकरीबन शाम 5 बजे अलीशुबा की कॉल आ गई और उसने न आने की वजह पूछी। तो मैंने कहा कि आज कुछ मसरूफ था, यूँ नहीं आ सका, मैं पीर से आऊँगा है। फिर 2 दिन की छुट्टी आ गई। इस दौरान भी कई बार अलीशुबा का ख्याल दिमाग में आता रहा। फिर पीर को सुबह स्कूल गया मगर पता नहीं क्यों काम में दिल नहीं लग रहा था और बार बार घड़ी देख रहा था कि जल्दी से टाइम गुजरी और 2 बजी। इस दिन सच में दिन गुजारना मुश्किल काम था। खैर, जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो मैंने जल्दी जल्दी तमाम कागजात रखे और जाने की तैयारी करने लगा। तो इसी दौरान मालिक ने कॉल की और अपने ऑफिस में तलब किया। मैं सर के पास गया तो इन्हें विनय पूछा कि कहाँ जाने की तैयारी है, तुम तो नहीं जाते घर। तो मैंने कहा कि सर, मेरी खाला यहाँ करीब में शिफ्ट हो गई है तो मैं दिन में वहाँ जाया करूँगा, वहीं खाना खा के कुछ देर आराम कर लिया करूँगा और 4 बजे तक वापस आ जा करूँगा। क्योंकि मैं उन्हें नहीं बता सकता था कि इंस्टीट्यूट के रेफरेंस से मुझ ट्यूशन मिली है। फिर मैंने निकलकर अपनी बाइक ली और अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा। जब मैं अलीशुबा की घर पहुंचा तो 2:15 का टाइम था। मैंने बैल बजाई। न जाने क्यों इस वक्त मुझे बहुत घबराहट भी हो रही थी और खुशी भी। बहुत अजीब कफ्त थी। मेरी बैल बजाने के चंद सेकंड बाद ही अस्मा ने दरवाज़ा खोल दिया और मुझे सलाम किया और अंदर आने का इशारा किया। मैं इसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गया और उसने मुझे ड्राइंग रूम में बैठा और खुद अंदर चली गई। कुछ ही सेकंड बाद वापस पानी लेके आ गई। मैंने पानी पिया। फिर अस्मा बोली कि बाजी आपको अंदर बुला रही है। मैं इसके पीछे पीछे अंदर चल पड़ा और हम ड्राइंग रूम के साथ ही बने बेडरूम में दाखिल हो गए। वहां सामने ही बेड पर अलीशुबा बैठी हुई थी। रूम बहुत साफ और सलीके से सजा हुआ था। हर चीज अपनी पर थी। मेरी नज़र अलीशुबा पर पड़ी। वो आज भी इसी तरह दोपट्टा कोर करके बैठी थी। इस पर नज़र पड़ते ही मेरी हालत अजीब हो गई, ना जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा और मैं पूरा कांप गया क्योंकि वो इस दिन भी इतनी ही खूबसूरत लग रही थी। इसने बहुत इदब से मुझे सलाम किया और मैंने जवाब दिया। फिर इसने जुमे को न आने की वजह पूछी तो मैंने कहा दिया कि मैं मसरूफ था बहुत। तो इसने कहा कि अगर मसरूफ हुआ करूं और न आ सकूं तो पहले से बता दिया करूं, वो इंतज़ार करती है। मैंने मुइज़रत की और कहा कि आइंदा ख्याल रखूंगा। फिर मैंने कंप्यूटर का पूछा तो अलीशुबा ने अस्मा को इशारा किया और साइड में रखे कंप्यूटर से अस्मा ने कावर हटाया। मैंने आगे बढ़ाकर पीसी ऑन किया। फिर अलीशुबा से पूछना शुरू किया कि इसे क्या आता है और क्या नहीं। तो इसने बताया कि इसे कुछ नहीं आता है, आज तक कभी पीसी यूज़ नहीं किया है इसने। खैर, मैंने इसे कंप्यूटर के बारे में बताना शुरू किया। कुछ देर ही गुजरी थी कि एक तकरीबन 60 साल की खातून भी आकर बैठ गई वहां और गौर से मेरी बातें सुनना शुरू हो गई। अलीशुबा ने तारुफ कराया कि ये मेरी सास है। हम 2 कुर्सियों पर बराबर बराबर बैठे थे और अलीशुबा की सास बेड पर बैठी थी। कुछ देर बाद अस्मा जूस के गिलास लेके आ गई। मैंने टाइम देखा तो 3:15 हो गए थे। मैंने जूस पीकर अलीशुबा से कहा कि आज जो भी बताया है इसकी प्रैक्टिस करे, मैं कल अब से आकर पूछूंगा। और मैं वहां से वापस इंस्टीट्यूट आ गया। अगले दिन भी तकरीबन सेम ही रहा, लेकिन इस दिन जाते जाते अलीशुबा ने मुझसे फीस का पूछा। जो मैंने 8,000 बताई, इसने बना कुछ कहिए 8,000 अलमारी से निकालकर मेरे हाथ में पकड़ा दिए। इस वक्त मुझे बहुत खुशी महसूस हुई और मैं वापस इंस्टीट्यूट आ गया। इसी दिन इंस्टीट्यूट से वापसी पर मैं मार्केट गया और पूरे 8,000 की शॉपिंग कर ली। मैं बहुत खुश था। आजकल तकरीबन 10 दिन इसी रूटीन में निकल गए। मैं जब भी वहां जाता तो अस्मा चाय आज जूस लाने चली जाती और अलीशुबा की सास आकर हमारे पास बैठ जाती। एक दिन तो मैंने मजाक में कह भी दिया था कि मैं विदगिनी फीस लूंगा। अपने खाली अपनी बात की थी, आपकी सास तो मुफ्त में पढ़ रही है। इस बात पर अलीशुबा बहुत हंसी। उन 10-12 दिनों में अलीशुबा थोड़ी फ्रैंक हो गई थी मुझसे। हम थोड़ा हंसी मजाक भी कर लिया करते थे। एक दिन मैं जब अलीशुबा के घर पहुंचा और बैल बजाई तो खिलाफ मामूल अलीशुबा ने खुद दरवाज़ा खोला और मुझको सलाम करके अंदर आने का इशारा कर दिया। आज मुझे कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि ना इसने अपने बाल कोर किए हुए थे रोज की तरह, और दरवाज़ा भी खुद खोला। मैं सैयदा इसके पीछे पीछे इसके साथ बना कुछ कहिए इसके बेडरूम में आ गया। इसने मुझे बैठने को कहा और बोली कि मैं अभी आई। मैं पीसी ऑन करके बैठ गया।
आज घर में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं अपनी सोचों में गुम बैठा था कि अलीशुबा आ गई। इसके हाथ में चाय के कप थे, इसके बाल भी गीले थे, जिससे अंदाजा हो रहा था कि शायद वो अभी अभी नहाकर निकली होगी। आज पहली बार इसे खोले सर के देखा था। आज वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं आपको अल्फाज में बयां नहीं कर सकता। मैं पागल हो रहा था इसे देख देख कर, और आज ही इसका अंदाजा भी हो रहा था, जो कि मेरी सोच से भी बढ़कर खूबसूरत था। उफ, क्या हाल था मेरा, मैं आपको नहीं बता सकता। जिस पर गुजरती है वही जानता है। बस मेरी हालत इस भूखे शख्स की तरह थी, जिसका मनपसंद खाना उसके सामने मौजूद हो और वो कई दिन का भूखा भी हो, लेकिन वो इस खाने को खाना तो दूर हाथ भी ना लगा सकता हो। मैं शायद सच में पागल हो रहा था। वो भी मेरे बराबर में कुर्सी पर बैठ गई। इसे के पास से आज बहुत नशा आवर खुशबू आ रही थी और मैं इस नशे में डूबता जा रहा था। आज खुद को काबू करना नामुमकिन लग रहा था। उसके बाल बहुत बड़े थे, इसके बालों का भी अजीब ही नशा छा रहा था मुझे पर। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई भी ऐसी गलती कर बैठूं जिसकी वजह से इतनी खूबसूरत लड़की का कुर्ब और लगी लगाई नौकरी से हाथ दहवना पड़े। नौकरी भी ऐसी जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हों, और मुझे तो पैसे मिल रहे थे। बस जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया खुद पर कंट्रोल करना, तो मैंने अलीशुबा से कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूं, कल आऊंगा। वो भी मेरे एकदम यूं अचानक उठकेली होने से कुछ परेशान हो गई और पूछने लगी कि क्या हुआ अचानक। मैंने कहा कि सर में दर्द है, और ये कहा कर उसके घर से बाहर आ गया और खुद को ही बुरा भाला कहने लगा कि बिलावजा आ गया। मेरा दिल कर रहा था कि दोबारा चला जाऊं, लेकिन यूं एक बार आकर फिर वापस जाना मुनासिब नहीं लगा मुझे। खैर, वो दिन बहुत मुश्किल से कटा था। मेरा अगले दिन सुबह ही अलीशुबा की कॉल आ गई और उसने मुझे से मेरी तबीयत का पूछा। मैंने कहा कि बेहतर है, तो कहने लगी कि कल मेरे जाने की वजह मेरी तबीयत ही थी या और कोई बात थी। मुझे इसका ये सवाल बहुत अजीब लगा। मैं 1 मिनट सोच में पड़ गया कि इस बात का क्या जवाब दूं। फिर मैंने यही कहा कि तबीयत ही खराब थी और क्या वजह हो सकती है। फिर इसने कहा कि आज आप कब तक आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि वो ही 2 तक। इसकी कॉल पर मुझे काफ़ी हैरत भी हुई और खुशी भी। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं अलीशुबा के घर की जानिब चल पड़ा। जब बेल बजाई तो वो नहीं बजी। फिर मैंने दरवाज़ा बजाया तो फौरन ही दरवाज़ा खिल गया। आज भी दरवाज़ा खोलने वाली अलीशुबा ही थी। इसने रोज़ की तरह सलाम किया और अंदर आने के लिए जगह छोड़ दी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो इसने मुझे ड्राइंग रूम में बैठा दिया और कहने लगी कि अभी अचानक लाइट चली गई है, आप कुछ देर इंतज़ार कर ले। मैं खामोशी से सोफे पर बैठ गया। इसने मेरी तबीयत का पूछा और कहा कि मैं चाय लाती हूँ, और वो वहाँ से चली गई। जाते जाते मैं उन्हें सोचों में गुम था कि कहाँ तो इसका दोपट्टा भी सर से नहीं सरकता था, इसकी सर के बालों की झलक तक नहीं देखती थी, और अब ये हुलिया है, इसका मेरी समझ कुछ नहीं आ रहा था। मैं यही सोच रहा था कि वो 2 चाय के कप लेके आ गई। वो आकर मेरे सामने बैठ गई और चाय के कप टेबल पर रख कर मुझसे बोली कि क्या बात है। मैंने कहा कुछ टेंशन में लगा रहा हूँ, कल से रिलैक्स नहीं लग रहा। मैंने फौरन कहा कि आपको देखकर तो कोई भी टेंशन में आ सकता है। वो मुस्करा दी और अनजान बनकर कहने लगी कि क्या मतलब। मैंने भी बात टाल दी और कहा कि कुछ नहीं। अब सुनाओ, 2 दिन से घर पर कोई नजर नहीं आ रहा है। तो वो कहने लगी कि मेरी सास बस कुछ दिन के लिए ही आई थी मेरे साथ, उनका यहाँ दिल भी नहीं लगा, यूं वो वापस चली गईं। और अस्मा के भाई की शादी है तो वो भी उनके साथ ही गई है कुछ दिन के लिए। अब बस में और मेरी तन्हाई है, यहाँ आप आ जाते हैं तो अच्छा लगता है, कुछ टाइम कट जाता है आपके साथ, कम अज कम कोई इंसान तो मिल जाता है बात करने के लिए। मैंने पूछा कि अगर आप यहाँ इतना ही परेशान हैं तो कराची से आए क्यों। तो वो कहने लगी कि मेरी शादी को 2 साल हुए हैं, मेरे शौहर एक मल्टीनेशनल फर्म में अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन उम्र में काफ़ी फ़र्क है। हमारी शादी के शुरू के दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, मगर अब वो भी बहुत मसरूफ़ रहते हैं। सुबह जाते हैं और रात को आते हैं, और आकर भी ऑफिस का काम लेकर बैठ जाते हैं। कराची में वो ऐसे नहीं थे, मुझे वक्त भी देते थे, लेकिन फिर उनकी प्रमोशन करके उनका ट्रांसफ़र कर दिया कंपनी ने। यूं मुझे भी उनके साथ आना पड़ा और यहाँ आकर वो बहुत मसरूफ़ हो गए हैं। मैं जब भी उनसे शको करती हूँ कि आप मुझे वक्त नहीं देते तो कहते हैं कि बस कुछ दिन की बात है, अभी नया नया ऑफिस ज्वाइन किया है।
मैं काम को समझ लूं फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। उन्हें ये बात कहते कहते 2 महीने तो हो गए हैं। पता नहीं कब होगा सब नॉर्मल। ये कहते हुए इसकी आंखों में अजीब उदासी महसूस की मैंने। फिर इसने मुझसे पूछा कि मैं 2 दिन से क्यों डिस्टर्ब और उदास हूं, कैसी लड़की का चक्कर तो नहीं है। मैं इसकी ये बात सुनकर बहुत जोर से हंसा और कहा कि मैं उन चक्रों में नहीं पड़ता हूं। इसने कहा कि क्या मतलब, आप तो बहुत स्मार्ट हैं, आपकी तो बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती होगी। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं लड़कियों से दोस्ती की टेंशन नहीं पालता। इसने कहा कि कैसी टेंशन। मैंने कहा कि दोस्त तो दोस्त ही है, फिर लड़का लड़की का फर्क नहीं होता है। मैं अपने कैसी लड़के दोस्त को गिले लगा सकता हूं, उसके कैसी भी हिस्से को छू सकता हूं, तो लड़की भी मेरी दोस्त ही होगी ना। लेकिन उसको हाथ लगाया तो वो 100 बातें सुन देगी, और नहीं भी सुनाई तब भी हमें कुछ कुछ होगा, और फिर बहुत कुछ होगा, और सारा कसूर मेरा होगा। अलीशुबा मेरी बातें बहुत गौर से सुनती रही और बोली कि अब फिर कैसी शादीशुदा लड़की से दोस्ती कर ले ताकि ये सब प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने कहा कि भला कोई शादीशुदा लड़की क्यों दोस्ती करेगी मुझसे। मैंने अलीशुबा से कहा, लेकिन इसने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और खामोश हो गई। मैंने टाइम देखा तो 4 बजने वाले थे। मैंने इससे इजाज़त ली, लाइट अभी तक नहीं आई थी। मैं वापस अपने इंस्टीट्यूट आ गया और सोचने लगा कि किस तरह मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि पीर को मैं अलीशुबा को कहूँगा कि आप भी तो शादीशुदा हैं, क्या आप दोस्ती करेंगी मुझसे, क्योंकि नेक्स्ट डे हफ्ता था और ये बात पीर को ही हो सकती थी। इसी दिन ने रात लेटा अलीशुबा के बारे में ही सोच रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी मेरे कि अचानक मेरे मोबाइल की मैसेज टोन बजी। मैंने मोबाइल उठाकर देखा तो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि वो मैसेज अलीशुबा का ही फॉरवर्ड मैसेज था। कोई दुख भरा शेर फॉरवर्ड किया था इसने। ये पहली बार था कि इसने मुझको कोई फॉरवर्ड मैसेज सेंड किया था। टाइम देखा तो रात के 2:15 बज रहे थे। मैंने फौरन रिप्लाई किया इसे कि खैरियत, आप अभी तक जाग रहे हैं? तो इसका मैसेज आया कि आप भी तो जाग रही हैं। मैंने कहा कि अपना किया है? जी, हमारा जागना और सूना तो बराबर है, लेकिन आपके तो शौहर आपके पास ही होंगे इस वक्त। अगर आप जाग भी रही हैं तो उनके साथ मसरूफ होंगी, तो आपको मेरी याद कैसे आ गई इस वक्त, वो भी इतने दुख भरे शेर के साथ? तो वो कहने लगी कि जी साथ है और सो रही हैं बेखबर, इनका होना ना होना भी बराबर ही है मेरे लिए। फिर इसका मैसेज आया कि आपसे एक बात कहनी है। मैंने कहा कि जी ज़रूर, हुक्म करें आप। इसने कहा कि क्या आप मुझे अपनी दोस्ती के काबिल समझते हैं? क्या मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ? मैं कोशिश करूंगी कि आपको कोई तकलीफ ना हो मेरी ज़ात से। ये मैसेज पढ़कर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि जो मैंने सोचा था खुद ब खुद हो जाएगा बना। कैसी मेहनत के मैंने इसे फौरन रिप्लाई किया कि अगर आपने मुझे दोस्ती के काबिल समझा है तो ये तो मेरी खुशनसीबी है, वरना मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता था। दोस्ती तो मैं भी करना चाहता था आपसे, मगर डर भी था कि कहीं आपको मेरी बात बुरी ना लग जाए और आपको देखने से भी महरूम ना होना पड़े मुझे। और यही वजह थी कि मैं 2 दिन से परेशान था। परसों भी यूं ही सर दर्द का कहा कर उठ गया था आपके पास से कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो वहां से जाना ही बेहतर समझा मैंने। और अभी आप मैसेज करके ये बात नहीं कहती तो मैं खुद पीर को आपसे बात करने का फैसला कर चुका था। फिर इसने पूछा कि मैं क्या आज आ सकता हूँ इसे मिलने? मैंने कहा कि हाँ ज़रूर, क्योंकि मुझे से भी दूर नहीं रहा जा रहा है। दिल कर रहा है कि अभी और इसी वक्त इजाहे में तुम्हारी पास। इसने कहा कि मैं फिर कल जल्दी इजाहे सुबह 9 बजे तक। मैंने कहा कि ठीक है। इसने पूछा कि मैं सुबह क्या पहनूं? मैंने कहा कि तुम क्या पहनना चाहती हो? इसने कहा कि जो मैं कहूँगा वो पहनूंगी, क्योंकि मैं सुबह अपने टीचर से नहीं दोस्त से मिलूंगी, तो चाहती हूँ कि हर काम उसकी मर्जी और पसंद के मुताबिक हो। और बातों बातों में टाइम का पता भी नहीं चला और सुबह के 7 बज गए। इसने कहा कि मेरे शौहर के जागने का वक्त हो गया है, वो इसे ऑफिस भेज कर बात करेगी। मैंने कहा ठीक है, और मैं भी वॉशरूम चला गया। नहाने में तकरीबन 1 घंटा लगा मुझे और मैं तैयार हो गया। फिर मैं अलीशुबा की कॉल का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर तक अलीशुबा की कॉल नहीं आई तो मेरा मूड ख़राब होने लगा। मैंने बेदिली से नाश्ता किया और घर से बाहर निकल गया, बाइक ली और अलीशुबा के घर चल दिया। रास्ता भी लंबा था। यूं मैं रास्ते में ही था कि मेरा सेल बजना शुरू हो गया। देखा तो अलीशुबा की ही कॉल थी। मैंने रिसीव की और कहा कि कब से इंतज़ार कर रहा हूँ यार, कहाँ थी तुम? तो इसने कहा कि अभी मेरे शौहर गए हैं, इनके जाने का वेट कर रही थी। फिर इसने पूछा कि मैं कब तक आ रहा हो, तो मैंने कहा कि रास्ते में हूँ, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा।
اس نے اوکے کہا اور کال کاٹ دی۔ میں نے موبائل جیب میں ڈالا اور بائک کی سپیڈ بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر میں علی شبہ کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے بیل بجائی تو فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ علی شبہ نے سلام کیا اور مسکرا کر کہا کہ میں بائک بھی اندر ہی لے کے اجا ہے۔ میں نے بائک بھی اندر کھڑی کر دی اور اس مسکراتے ہوئے کہا کہ اندر چلی۔ میں ابھی آئی بس میں بھی مسکراتا ہوا ڈرائنگ روم کی جانب چل پڑا اور ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اب ٹہ میں آتی ہوں اور وہ روم سے باہر چلی گئی۔